नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं मूव मीडिया। जैसा कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले थे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इस बार चुनाव को लेके कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ही गर्मी नज़र आ रही है। और हम एक बात आपको ये भी बता दें कि इस बार पहली बार आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेगी और वो जगह-जगह पे अपने कैंडिडेट्स के नाम ला रहे हैं जनता के सामने। जैसा कि आज हम नोएडा में मौजूद हैं और नोएडा में आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से पंकज अवाना, जो कि एक युवा नेता हैं और वो एक पढ़े लिखे नेताओं में आते हैं और उनको अपनी तरफ से प्रत्याशी का ऐलान किया है। तो आइए, आज हमारे साथ मौजूद है पंकज अवाना। आज हम उनसे बात भी करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने का मेन मोटिव क्या है और वो कैसे बदलाव चाहती है उत्तर प्रदेश के अंदर। जैसे कि हम सभी जानते हैं, नोएडा में बीजेपी की अभी यहाँ पे शासित सरकार चल रही है। तो आइए, अभी हम पहले पंकज अवाना से बात करेंगे और उनकी रणनीतियाँ, चुनाव में आने जो चुनाव होने वाले हैं उससे जुड़ी रणनीतियों को जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। तो सर, जैसा कि अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो नोएडा में आपको इस बार किस तरीके से बदलाव लाने का मौका मिला है और आम आदमी पार्टी आपको इसमें कितनी मजबूती के तरीके से उतरती हुई नजर आ रही है? देखिए, बदलाव की नोएडा के अंदर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे जो जनता है वो इस टाइम भाजपा शासन से परेशान है। उसमें रीज़न ये है, चाहे वो शिक्षा हो या चिकित्सा हो या बिजली का हो, कोई भी मुद्दे को अगर आप नोएडा के अंदर देखें तो हर एक वर्ग का इंसान पीड़ित है। दिल्ली में देखिए आपने, माननीय केजरीवाल जी ने वो कर दिखाया है जो पिछले 75 साल में कोई भी सरकार करने में नाकाम रही। तो हमारे मुद्दों की लड़ाई है और हम भी चाहते हैं जो दिल्ली में सुख सुविधाएं जनता को मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी मिले, नोएडा में भी लोगों को वो मिले। तो वही हमारा एजेंडा है और हम विकास के नाम पे ही लोगों के बीच में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। सर, जैसा कि अभी आपने बताया, पिछले 75 सालों में जो कोई नहीं कर पाया दिल्ली के अंदर, वो वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया है। लेकिन वहीं पे अनिल चौधरी, जो कि दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि शीला दीक्षित की बनाई हुई दिल्ली है और उस पे अरविंद केजरीवाल जी लगातार सिर्फ और सिर्फ अपना नाम देके और उसको अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये चीज़ें तो प्रदेश अध्यक्ष जी की मत मानिए, आप जनता के बीच में जाइए और जनता की राय लीजिए। क्या वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, वो जनता उसको आपका जवाब देगी। तो कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। केजरीवाल जी ने करके दिखाया है, तभी जनता ने उन्हें अपना प्यार दिया है। लगातार वो तीसरी बार मुख्यमंत्री दिल्ली के बने हैं, तो उनके काम के नाम पे लोगों ने उन्हें वोट दिया है और आने वाले टाइम में भी लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। वो जनता के बीच में रहते हैं और जनता की मूलभूत सुविधाओं पे काम करते हैं। सर, जैसा कि हमारा एक और सवाल होगा, अभी कांग्रेस से, अभी हमारे काफ़ी सारे सवाल होंगे। सॉरी, ये हमारा एक सवाल कहना थोड़ा अटपटा लगा हमें। सो सर, जैसे कि अभी दिल्ली के अंदर एक अरविंद, वो कांग्रेस ने एक यात्रा निकाली थी। उनका ये कहना था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ हम ये निकाल रहे हैं पोल खोल यात्रा। हमने वो कवर किया, तो उसमें उनका ये कहना था कि पानी जो है वहाँ पे लोगों को नहीं मिल रहा है। कोविड के टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी की जो व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा ढीली थी। और कहीं ना कहीं उनका ये कहना था, उनका, जैसे हम गए भी थे उस पोल खोल यात्रा में, उनका ये कहना था कि पानी लोगों को नहीं मिल रहा है और वहाँ पे पानी माफिया पानी पैसे लेके, और वो अरविंद केजरीवाल जी के ही लोग हैं। सर, मैं आपको बताऊं, ये जो हैं ये बौखलाए हुए हैं। ये कुछ का कुछ बोलते हैं लेकिन धरातल पे कुछ हो रही है। जनता दिल्ली की इतनी खुश है, इतनी खुशहाल ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं। जहाँ किल्लत होती थी पानी की, आज की डेट में आप दिल्ली में अगर देखें जाके, तो वहाँ पे लोग अपनी जो ज़रूरत की सुख सुविधाएं हैं उनका अच्छे से लाभ उठा रहे हैं। चाहे वो बिजली हो, 200 यूनिट माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने मुफ्त की, जो कि एक जनता का अधिकार भी है। पानी 20,000 लीटर मुफ्त किया, महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त की, और हमारे बुजुर्ग महिलाओं के लिए तीर्थ यात्रा योजना लाए, उनकी तीर्थ यात्रा योजना फ्री की। तो ये तमाम चीज़ें आप देखिए, जो जनता का हित है उसके लिए उन्होंने काम किया है। और ये लोग जो बौखलाए हुए हैं, पोल तो इनकी खुली है, जो जनता ने इनको सत्ता से उखाड़ फेंका, ये आप देखिए दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ें आप देख के बात करें, ये तो सब चीज़ें बौखलाए हुए हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो जैसा कि सर, अभी आपने एक बात उठाई कि तीर्थ यात्रा के लिए, तो जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी, जब राम मंदिर बन रही तभी भी होता था कि क्या सिर्फ मंदिर बनने से विकास है?
तो कहीं ना कहीं जैसे बीजेपी को हिंदुत्व पार्टी बोला जाता था, तो केजरीवाल जी भी उसी रास्ते पे निकल चुके हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर हमारी सरकार यूपी में आई तो हम रामलला के दर्शन मुफ्त कराएंगे। नहीं, उन्होंने यूपी की जनता किसी ने बोला ना, वो तो पूरे देश की जनता से ये चीज़ें बोलते हैं कि अगर आपने हमें मौका दिया तो तीर्थ यात्रा हम आपको मुफ्त कराएंगे। अभी पिछले दिनों दिल्ली की जो जनता है उनको उन्होंने अयोध्या पहुंचाकर रामलला के दर्शन कराए। तो रामलला तो सारे धर्म और सबके हैं ना। मैं ये मानता हूँ कि ऐसा हिंदू मुस्लिम की ये लोग जो राजनीति करते हैं भाजपा वाले, इनके पास एक ही एजेंडा है, हिंदू और मुस्लिम। आप इनसे बात करें विकास की, आप इनसे बात करें बेरोजगारी की, जो लोग पीड़ित, उस मुद्दे पे आप लोग बात करें ना। हिंदू और मुस्लिम करके आप कब तक चुनाव मैदान में रहेंगे? तो ये तमाम एजेंडे हैं इनके। और हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो तमाम जनता को साथ लेके चलते हैं, उसमें कोई सोचने का। तो सर जैसे कि यहाँ पे एक सवाल ये भी उठ सकता है, अगर हिंदुओं के लिए रामलला के दर्शन, तो मुसलमानों का क्या? नहीं, मुसलमानों के लिए उन्होंने हज के लिए बोला है। अगर मुसलमानों के लिए हम हज यात्रा फ्री करेंगे तो वो देखो, सारा धर्म एक है, सब एक ही इंसान है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबका खून लाल होता है। तो सबका भाईचारा है, ये बना रहना चाहिए। विकास तभी होगा तब एकता की राह पे हम सब लोग चलेंगे। तो ये मैं मानता हूँ कि जब से मोदी जी आए हैं सत्ता में, तभी से हिंदुत्व खतरे में आया है। उससे पहले भी तो सब भाईचारे के नाते एक साथ उठना बैठना खाना पीना था। लेकिन उन्होंने इतनी नफरत की राजनीति घोल दी है इंसानों के अंदर, जनता के अंदर, कि हिंदू और मुस्लिम को बांटने का लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जनता इस बार जाग चुकी है, जान चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ ये जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, उससे विकास हम लोगों का नहीं होने वाला। तो ये तमाम चीज़ें इनको अब आने वाले 2022 के चुनाव में अब पता चल जाएगा सारी चीज़ें। और सर जैसा कि हमारा एक और यहाँ पे सवाल है, जो ओवैसी साहब हैं, उनका ये कहना है कि आज भी हमारे लिए मस्जिद वहीं पे है। तो क्या उनका ये बयान देना आपके हिसाब से कितना सही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वहाँ पे रामलला के मंदिर बना है अयोध्या में। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, वहाँ पे रामलला जी का मंदिर है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उसका। तो वो और ये जो है कमरुद्दीन ओवैसी भी जो हैं, ये ओवैसी जी, ये बीजेपी की बी पार्टी है। इनके ऊपर ये जभी भी चुनाव मैदान में होते हैं, ये हमेशा हिंदुत्व के लिए अपशब्द बोलते हैं। तो बीजेपी का इशारा होता है इन्हें बुलवाने के लिए कि जितना ये गलत बोलेंगे उतना हिंदुत्व लोग हमारे पक्ष में आएंगे। तो ये इन्हीं की बी पार्टी है। जो भी बौखला के बोलते हैं ओवैसी जी, वो निरंतर गलत बोलते हैं और अपशब्द बोलते हैं। वो तो वो बीजेपी ही उनसे बोलती है ये सारी चीज़ें करने के लिए। सर जैसा कि नोएडा के अंदर, अभी आप नोएडा से प्रत्याशी हैं और आने वाले चुनाव में अब क्या नतीजे होंगे, क्या जनता चुनती है, लेकिन हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, इस बार आपको यहाँ पे कैसा मतलब प्रभाव दिख रहा है आम आदमी पार्टी का, और आपको जनता का कैसा यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जनता चाहती है बदलाव, जनता चाहती है विकास। नोएडा के अंदर अगर हम बात करें तो कोई जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें एक आम जनता की सुख और सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। हम लोग निरंतर जनता से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि यार ये ज़रूरत की चीज़ें इनको मुहैया करानी चाहिए। लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जनता के पास जाएँ और उनकी समस्याओं को सुने। तो जनता ने इस बार पूर्ण रूप से मन बना लिया है कि भाजपा को यहाँ से उखाड़ के फेंक देना है। और आम आदमी पार्टी को यहाँ पे मौका देने के लिए जनता बहुत उत्साहित है और हमारे साथ आप लगी हुई है। आप देखिएगा, जनता में सर्वे कीजिए, जनता चाहती है बदलाव। सर जैसा कि हमारा एक और सवाल होगा कि आप अगर यहाँ पे अपने मैनिफेस्टो जो होगा उसमें आप जनता के बीच में गए, तो आप इस बार आपको कौन सी समस्याएं सबसे गंभीर नजर आई और आप उसका निवारण किस तरीके से करेंगे? देखिए, यहाँ पे सर तमाम समस्याएं हैं। सेक्टर 30 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा बना हुआ हॉस्पिटल है, लेकिन आप जाइए, उसकी व्यवस्था देखिए, उसमें डॉक्टर नहीं होते, उसमें स्टाफ नहीं है। अभी मैं गया था, हमारे किसान भाई आंदोलन में बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं। वो कुछ लोग हालत ख़राब होने के कारण हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया। तो मैं लगातार उनसे मिलने के लिए जाता रहता हूँ। मैं गया वहाँ पे, जाके मैंने स्थिति देखी। इतनी भयानक स्थिति हॉस्पिटल की है, ना तो लैट्रिन के अंदर पानी है, इतनी गंदगी है हॉस्पिटल के अंदर, ना तो स्टाफ है। तो ये सब भाजपा ने किया हुआ है। तो ये भाजपा को जान लेना चाहिए। बिजली की सुविधा जो लोगों को चाहिए, आप देखिए यहाँ पे जो कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पे बिजली नहीं है लोगों के पास, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, सीवर लाइन नहीं है। ये तमाम समस्याएं नोएडा के अंदर हैं। और नोएडा तो आप जानते हैं कि पूरा हाईटेक है। इसमें तो ये लोग कहते हैं कि इतना अच्छा हम लोगों ने बनाया है,
आए दिन यहाँ पे जो सीईओ हैं रितु महेश्वरी जी अवार्ड लेती हैं कि 14,000 रुपये हमने यहाँ पे विकास पे खर्च किए। कहाँ पे इन्होंने खर्च किए, आप जाके सर्वे करें कितनी गंदी स्थिति नोएडा की है। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ पे जो बीजेपी के विधायक हैं जो पंकज सिंह हैं वो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये चुनौतीपूर्ण चुनाव आपके लिए होगा कि इसमें आप इसका सामना किस तरीके से करेंगे? देखिए सर, जनता जनार्दन होती है। जनता अगर राजा बनाती है तो फकीर भी जनता ही बनाती है। कोई अ, मंत्री का बेटा हो या किसान का बेटा हो, वो जनता के बीच में अगर रहेगा तो जनता उसको पूर्ण समर्थन करेगी। अब वो टाइम गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और ये चीज़ें यहाँ पे साबित भी हुई हैं। राजा का बेटा लोगों ने बनाया लेकिन वो जनता के काम नहीं आए, तो जनता ने पूरा हमें समर्थन किया हुआ है और हमारे साथ है, और हम पूरी सच्चाई के साथ उनकी लड़ाई लड़ेंगे। आपको जैसा कि सांसद जी ने एक आपके लिए एक नारा भी बनाया है, क्या वो नारा आप हमें बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, सांसद जी ने एक मुझे नारा बनाया था, बाकी सबको करो रवाना, पंकज अवाना पंकज अवाना। तो सांसद जी का भी यही उद्देश्य है कि जनता को हम मूलभूत सुविधाएं दे सकें उत्तर प्रदेश के अंदर भी, और निरंतर वो जनता के बीच में जाते हैं और जनता के सामने अपनी बातें रखते हैं और जनता उनको पूर्ण समर्थन करती है। सर जैसा कि बीजेपी ने आवास विकास योजना और एक ये भी निकाला था कि हर घर छत, हर घर पानी और हर घर बिजली, तो आपको क्या लगता है इस पे कितना काम हुआ है? कहीं कोई काम नहीं हुआ सर। इन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, वो सिर्फ पेपर में है, धरातल पे कोई भी चीज़ें नहीं है। आप जाके देखिए, बिल्कुल जनता के बीच में आप लोग जाते रहते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पे हमारे नोएडा में तमाम जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ जाके एक बार आप फीडबैक ले लीजिए कि इन्होंने हर घर बिजली दी है या नहीं दी, हर घर छत दी है या नहीं दी। लोगों की छत को तोड़ने का काम किया तो सिर्फ भाजपा ने किया। तो ये तमाम समस्याएं लोगों की हैं। और सर जैसा कि अभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर यूपी में चुनाव जीते 300 यूनिट बिजली का बिल वो मुफ्त कर देंगे, तो क्या सर तरक्की बिजली का बिल और जैसे कि बोला है महिलाओं को 1,000 रुपये ही देना, तो एक तरीके से ये देखा जाए तो उनके ऊपर एहसान जैसा शब्द हम यूज़ कर सकते हैं कि 300 यूनिट बिजली का बिल 1,000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसे बदलाव हो जिसकी वजह से रोजगार आए और लोगों को जरूरत ना पड़े जैसे 1,000 रुपये इतने रकम लेने की। सर देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सुख और सुविधाएं जनता के लिए होती हैं और सरकार को देनी भी चाहिए। सरकार अपने घर से नहीं देती, ये सब हमारा और आपका ही टैक्स का पैसा होता है। इसको हमें वो किसी चीज़ के लिए लाभ में दे दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और जो सरकारें हैं उनके नेताएं, जो नेता होते हैं वो इतना भ्रष्ट करते हैं, इतना भ्रष्टाचार करते हैं। और हमारी जो आम आदमी पार्टी है, इसका एक यही उद्देश्य है, हमको करप्शन को रोकना है और जनता को मूलभूत सुविधाएं देनी है। जब एक सांसद हो या विधायक हो या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, वो मुफ्त की चीज़ें ले सकता है, पानी मुफ्त ले सकता है, बिजली मुफ्त ले सकता है, क्या एक आम जनता मुफ्त नहीं ले सकती? तो ये जनता का अधिकार है, और हमारी सरकार ने 300 यूनिट मुफ्त का दावा किया है, और हमें जनता मौका देती है तो 300 यूनिट हम उत्तर प्रदेश में भी मुफ्त की करेंगे। भैया स्टॉप कर। और सर जैसा कि यूपी के अंदर इस बार आम आदमी पार्टी और अखिलेश, जैसे कि पहले वो हर बीजेपी का कहना था कि बुआ भतीजे और इन सब की आपस में गठबंधन हुए और हमने उनको धूल चटा दिया, तो कहीं ना कहीं फिर से आम आदमी पार्टी के साथ सपा अगर गठबंधन करने की कोशिश करती है तो ये किस प्रकार से लाभदायक नजर आएगा? देखिए सर, हमारा जो उद्देश्य है भाजपा के कुशासन को रोकना है, चाहे उसके लिए गठबंधन हो या ना हो। और इस चीज़ का जो निर्णय होगा हमारा शीर्ष नेतृत्व करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी करेंगे, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी करेंगे। गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है, जनता के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। भाजपा को रोकने के लिए जो भी करना हो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और रही बात सरकार की सत्ता की, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है आम आदमी पार्टी के पक्ष में आने का। यहाँ पे जो भी सरकार होगी या सत्ता में आएगी, वो बिना आम आदमी पार्टी के नहीं बनने वाली सरकार। तो हमारा पूर्ण यही है, लोगों के बीच में हम जाके यही अपनी बातें रखते हैं कि एक मौका अपने नाम को, अपने बच्चे को, उनके विकास को, उनके भविष्य को भी दें, और आम आदमी पार्टी को वो लोग मौका देने के लिए तैयार हैं, और बहुत अच्छी हमारी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे, तो जैसा कि अभी आपने देखा, अभी हमारे साथ पंकज अवाना जी मौजूद थे जो कि आम आदमी पार्टी से इस बार 2022 में यूपी में जो नोएडा में चुनाव हो रहा है यहाँ से प्रत्याशी हैं वो। पैच नहीं।
तो जैसा कि अभी आपने देखा, अभी हमारे साथ यहाँ पे पंकज अवाना जी मौजूद थे, जो कि आम आदमी पार्टी से वो नोएडा में प्रत्याशी हैं, और उनका ये खुला दावा है, जहां बीजेपी एक तरफ ये दावा कर रही है कि हम पूर्ण बहुमत से आएंगे, और उनका भी ये कहना है इस बार यूपी में जो भी सरकार आएगी वो बिना आम आदमी पार्टी के नहीं आएगी। तो अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से यूपी की जनता आम आदमी पार्टी को अपना सहयोग देती है और आने वाले चुनाव में किसको अपना नेता के रूप में चुनती है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.